दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 4 हुए थे, है ना। और साथ ही साथ जो युद्ध हुए और युद्ध किस संधि से खत्म हुए उस पर भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन युद्धों की पृष्ठभूमि क्या रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, जो कि 1767 से लेकर 1769 तक चला था, और ये जो युद्ध था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ के द्वारा किया गया था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1780 से 1784 ईस्वी तक चलता है। और ये युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। और जो ये संधि हुआ था ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सन 1782 ईस्वी में हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो जाती है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा जाता है 1790 से 1792 के बीच। और इसमें टीपू सुल्तान की बहुत ही बुरी हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। इसके बाद जो चौथा और अंतिम मैसूर युद्ध 1799 में मार्च से मई के बीच लड़ा जाता है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये राज्य यानी कि मैसूर राज्य को बांटकर अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। और कुछ राज्य जो बाकी अन्य राज्य बचता है जिसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। अब थोड़ी सी इनकी हम पृष्ठभूमि की अगर हम बात कर लें, जो कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। तो इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जैसा कि प्लासी का युद्ध खत्म हो चुका था 1757 बाद इलाहाबाद की संधि भी हुई थी सन 1765 ईस्वी में। तो इन सब युद्ध के बाद हुआ ये था कि अंग्रेज जो कि अपना बंगाल में प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे, साथ ही साथ जब यह सफलता के चरम पर पहुंचने लगे थे उस समय, तो इनका विचार था कि देश में अपने राज्य को और बढ़ाया जाए ताकि व्यापार करने में आसानी हो। और जो हैदर अली थे यानी कि जो मैसूर राज्य के राजा, वो इसका विरोध कर रहे थे। वो इनसे इनको अपने राज्य से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए दोनों में टकराव हुआ और ये युद्ध हुआ। तो अगर हम पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, जो कि 1767 से 1769 के बीच चलता है, तो इसमें ये होता था कि जो युद्ध था अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उसमें ये था कि इन्होंने यानी कि अंग्रेज़ों ने 1766 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के साथ संधि की। साथ ही साथ जब 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम से संधि की, तो उन्होंने उनसे कहा निज़ाम से कि आप हमें उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दें, उसके बदले में हम आपको हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा 1766 ईस्वी में ही हैदर अली के ऊपर मराठों ने आक्रमण कर दिया था और वो मराठे से लड़ रहा था हैदर अली। और इसी समय अंग्रेज क्या करते हैं, निज़ाम को सामरिक यानी कि सैनिक सहायता प्रदान करते हैं और मैसूर पर आक्रमण करने के लिए निज़ाम को उकसाते हैं। तो ऐसी दशा में मैसूर भी वहाँ पे हमला कर देता है। और फिर क्या करता है हैदर अली, कूटनीतिक चाल चलते हैं और इन्होंने मराठे संधि की। उसके बाद ये निज़ाम से भी संधि कर लेते हैं और ये अंग्रेज को सबक सिखाने के लिए 1767 में युद्ध छेड़ देते हैं, जिससे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ जाता है। 1769 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बहुत बुरे तरीके से हराया और बाद में अंग्रेज ही संधि के लिए मजबूर हुए और इन्होंने मद्रास की संधि की और इस युद्ध को ख़त्म किया, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध को। इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 ईस्वी तक। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि ये रहती है कि 1771 ईस्वी में मराठे जो रहते हैं इन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया। तो मद्रास की संधि के तहत अंग्रेज़ों को हैदर अली का मदद करना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ हैदर अली की मदद नहीं करते हैं, बल्कि अंग्रेज इसमें कोई अपना रुचि भी नहीं दिखाते, क्योंकि उनसे इनको कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्यों इसका मदद करते हैदर अली का। और इस समय हैदर अली फिर से मराठा और निज़ाम के साथ त्रिगुट संधि करते हैं और 1773 ईस्वी में
सॉरी वर्ष 1780 में मार्च महीने में जो ब्रिटिश शक्ति होती है मैसूर के क्षेत्र माहे पर आक्रमण करती है और यहाँ पे फ्रांसीसी अधिकारी जो हैं सैनिक सुधार का कार्य कर रहे होते हैं और इस आक्रमण को हैदर अली अपनी संप्रभुता पर आक्रमण समझते हैं और इसका विरोध करते हैं और इसी के फलस्वरूप 1780 से लेकर 1784 के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध के समय जो हैदराबाद नवाब होते हैं और मराठा शासक ये दोनों ब्रिटिश शक्ति का समर्थन करते हैं। इसके अलावा वर्ष 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय और इस युद्ध को जारी रखने का कार्य उनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है और ये युद्ध लगातार 4 वर्षों तक होता है और बिना किसी परिणाम के लड़ा जाता है और अंत में दोनों शक्तियाँ यानी कि मैसूर और ब्रिटिश कंपनी ये क्या करती हैं, युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लेती हैं और मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और मंगलोर की संधि की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकटार्नी के मध्य होता है। इसके बाद फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चलता है। देखिए, अगर हम दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होता है। नहीं, 1786 तक रहता है। इसके बाद जो तीसरा मैसूर युद्ध होता है तो इस समय तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। तो इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो भी अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। 1788 ईस्वी में क्या होता है, कंपनी क्या करते हैं, ये हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखते हैं और टीपू सुल्तान ने इसको अपने संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और 1789 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। और त्रावणकोर के जो राजा होते हैं ये अंग्रेज़ों के मित्र होते हैं और टीपू के इस आक्रमण को ही आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठों एवं निजाम से फिर से संधि कर ली। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कुल 3 चरणों में चलता है। पहले चरण में अंग्रेज़ क्या करते हैं कि अंग्रेज़ का सेनापति जिनका नाम जनरल मीडो था ये लड़ता है तो मजबूत मैसूर साम्राज्य की सामरिक स्थिति यानी सैनिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, तो जनरल मीडो को कोई भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा चरण दिसंबर 1970 में शुरू होता है जिसका नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं करते हैं और मार्च 1791 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया जाता है और धीरे धीरे वो टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास आ जाता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वर्षा ऋतु आ जाने के कारण अपने अभियान को वो जारी नहीं रख सकता और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस मैंगलोर आ जाता है और 1791 ईस्वी में ही गर्मियों में टीपू ने क्या किया, कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की घोषणा कर दिया। इसके बाद तीसरे चरण में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए जनरल मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी आ जाते हैं। इसकी वजह से टीपू हालांकि बहुत वीरतापूर्वक युद्ध करता है, फिर भी अंग्रेज़ों की सामरिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है मैसूर राज्य की अपेक्षा। तो इसके लिए 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये संधि टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी अपमानजनक थी और इस संधि में टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा आधा हिस्सा में अंग्रेज मराठों और निजाम को देना पड़ा। साथ ही साथ युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। और ये मैसूर साम्राज्य के लिए यानी कि टीपू सुल्तान के लिए ये संधि काफ़ी अपमानजनक थी। इसके बाद जो अंतिम युद्ध होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, तो इस समय की पृष्ठभूमि ये हो जाती है कि भारत पर इस समय फ्रांसीसी खतरा का मंडराना, मतलब लॉर्ड वेलेज़ली इस समय भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं बंगाल के, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक यहाँ रहते हैं। तो ये फ्रांस से भारत के बचाव के लिए एक बहाना ढूंढ रहे थे ये। तो ये क्या करते हैं, ये कम से कम
समय में अधिक क्षेत्रों का अधिग्रहण करके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर प्रांत पर आक्रमण करते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर प्रांत पर हमला करते हैं। और इस युद्ध में 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अपने दुर्ग में श्रीरंगपट्टनम में लड़ाई करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। और जो बचे हुए क्षेत्र रहते हैं वो अंग्रेज और निजाम आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि मराठाओं को जो क्षेत्र दिया जाता है वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं। तो जो बचा हुआ क्षेत्र होता है वो निजाम और अंग्रेज़ों के मध्य बांट लिया जाता है। साथ ही साथ लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते हैं, वोडेयार वंश के ही एक व्यक्ति को शासक के रूप में नियुक्त करते हैं, जिसका नाम कृष्णराज रहता है। उसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि तय करते हैं और मैसूर राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली को मैसूर राज्य को अपने अधीन करने के कारण मार्क्वेस की उपाधि मिलती है। तो मार्क्वेस लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी हैदर अली यानी कि मैसूर राज और हैदर अली के बारे में थोड़ी सी जान लें और टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लें थोड़ी सी। तो हैदर अली की अगर हम बात करें तो ये मैसूर राज्य स्थापित करते हैं। तो मैसूर राज्य की अगर बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पर बना था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद से होना चालू हो गया था और जो अवशेष बचा था तो उसके अवशेष पर बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें मैसूर भी एक था। और यहाँ पर वोडेयार वंश का शासन चल रहा था और इस वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय था, जिनका शासनकाल 1734 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक चलता है। और इनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता 2 भाई थे जो मंत्री थे उनके, जिनका नाम देवराज और नंजराज था, उनके हाथों में ही केंद्रित थी। और नंजराज के द्वारा ही 1749 ईस्वी में हैदर अली को सैनिक का कार्य प्रदान किया जाता है। और बाद में वर्ष 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल यानी कि वर्तमान तमिलनाडु का फौजदार, यानी कि जो डिंडीगुल प्रांत है, ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है, एक जिला है अभी, तो वहाँ का इनको फौजदार नियुक्त किया जाता है। और हैदर अली की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सैनिक होते हैं जो कि सैनिक सुधार प्रारंभ करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता है कि मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है और ये अनिश्चितता फिर से बढ़ जाती है। और उसी समय मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है 1755 के आसपास। तब क्या करता है, 1758 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम आते हैं और हस्तक्षेप करते हैं राजकाज में। साथ ही साथ नंजराज और देवराज को राजनीति से संन्यास लेने के लिए बाध्य कर देते हैं और 1761 ईस्वी तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ जाती है। इसके अलावा हैदर अली की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1721 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में होता है। अब हम थोड़ी सी टीपू सुल्तान के बारे में बात कर लें तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में होता है। ये हैदर अली के पुत्र और इनकी माँ का नाम फातिमा हुआ था। तो ये बहुत ही बेहतरीन आदमी था, सुशिक्षित व्यक्ति, और अरबी फारसी साथ ही साथ कनारिस और उर्दू में धारा प्रवाह भाषा ये बोल सकते थे। इसके अलावा महान योद्धा था टीपू सुल्तान और इसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने एक दक्ष सैन्य बल तैयार किया और उसके प्रबंधन पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान के द्वारा अपनी सेना का यूरोपीय तर्ज पर संगठन किया जाता है। साथ ही साथ इसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद भी ली, फिर भी इन्होंने फ्रांसीसियों को कभी भी दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा अपने पिता की तरह इसने नौसेना को महत्व को समझा और 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा नौका अधिकरण यानी कि नौसेना बोर्ड को गठित करता है। साथ ही साथ 22 जंगी जहाज और 20 बड़े पोतों के बेड़े की योजना बनाता है। इसके बाद इसने मैंगलोर, वजीराबाद और मेलिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की। गोदियाँ यानी कि पोर्ट या बंदरगाह।
लेकिन ये था कि इनका जो योजना था वो क्रियान्वित नहीं हो सका। इसके अलावा टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी संरक्षण था। इसमें इसके द्वारा यानी कि टीपू सुल्तान के द्वारा भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता इसे माना जाता है और इसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में ही रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है और इसके द्वारा ही टीपू सुल्तान के द्वारा ही मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम के उत्पादन की शुरुआत की गई। साथ ही साथ टीपू सुल्तान एक बेहतरीन राजा भी था और इसकी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी। इसके अलावा एक राजनयिक भी बेहतरीन था और इसने 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, यानी कि स्थापना नहीं बल्कि उसका सदस्य बना और जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था। तो ये फ्रांस से इनके संबंध भी थे और काफ़ी राजनयिक मतलब उनसे मेल जोल रखते थे। इसके अलावा इन्होंने अपने शासनकाल में यानी कि टीपू सुल्तान ने आर्थिक विकास पर बल देते हुए बहुत सारा प्रशासनिक सुधार किया और इनके द्वारा नए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया जाता है और इन्होंने नए कैलेंडर का भी आविष्कार किया ताकि महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सके। इसके अलावा क्योंकि ये राजा था तो कुछ इसने विध्वंस कार्य भी किए थे, जैसे कि इसने अपने क्षेत्र में यानी केरल में महलों को विजित करने के लिए कुछ मंदिरों को नष्ट भी किया। लेकिन टीपू को अपने क्षेत्र के हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, जिसमें श्रृंगेरी जो श्रृंगेरी में शारदा मठ है उस मंदिर की मरम्मत और माँ शारदा की मूर्ति और इस मूर्ति को 1791 ईस्वी में मराठा आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था को स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया गया। साथ ही साथ टीपू सुल्तान का यह योगदान सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था मैसूर युद्ध से संबंधित जो युद्ध हुए हैं जितने और उनसे संबंधित जो संधि थी उनके बारे में जानकारी। तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच और ये युद्ध खत्म होता है मद्रास की संधि से और इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, तो इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और लॉर्ड वेलेस्ली को मैसूर राज को अपने अधीन करने की वजह से मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की गई थी। तो मार्क्वेस की उपाधि ध्यान दीजिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्क्वेस किसे कहा जाता है, तो मार्क्वेस लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है और ये उपाधि इनको मैसूर राज को अपने अधीन करने की वजह से मिला था। नमस्कार।